गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह प्रतिष्ठान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को दिया प्रस्ताव। अब सीएम उद्धव ठाकरे लेंगे आखिरी फैसला। देश में वैक्सीन की किल्लत बरकरार। दिल्ली में आज फिर कोवैक्सीन सेंटर बंद। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बाधा। विश्व के 44 देशों में फैला भारतीय म्यूटेंट। डब्ल्यूएचओ ने कहा वैश्विक खतरा। उन्होंने बताया कि वायरस बेहद संस्करण खतरनाक। और उत्तर भारत में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। आंधी और बारिश से दिल्ली को मिला सुकून। आज शाम को दिल्ली समेत कुछ राज्यों में गिर सकती है बारिश की बूंदें। नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बावजूद उद्धव ठाकरे सरकार लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी 31 मई तक बढ़ाने की तैयारी में है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तकरीबन सभी मंत्रियों ने इसकी अवधि बढ़ाने का समर्थन किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लागू की गई है। राजेश टोपे ने कहा कि सूबे में लॉकडाउन की तरह कड़े प्रतिबंधों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन अब तक राज्य में कोरोना रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसलिए कैबिनेट की बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने 15 मई के बाद 31 मई तक कड़े प्रतिबंधों को कायम रखने का विचार व्यक्त किया है। टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख के करीब पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कमी आ रही है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमण की जो दर है उसे महाराष्ट्र की दर सबसे कम है। यही वजह है कि संक्रमण के मामले में 36 राज्यों में महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर आ गया है। कुछ जिलों में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनकी फिक्र ज़रूर है और उनके हद तक हमारे को और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इन जनरल ये सभी केसेस देखते हुए पॉजिटिविटी रेट भी आज कम नहीं हुआ है। जो 10 के नीचे होना चाहिए वो आज भी 10 के नीचे नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के भी सभी लोगों ने और स्वास्थ्य विभाग ने भी एक 15 दिन तक लॉकडाउन अगर बढ़ाएंगे तो और अच्छी स्थिति में महाराष्ट्र जा सकता है, ऐसी एक मांग या बात रखी है। माननीय मुख्यमंत्री इस पे डिसीजन जरूर लेंगे, लेकिन जो उसकी जो फाइन ट्यूनिंग होती है कि क्या चालू रखना है क्या बंद रखना है, ये 15 दिन के बाद उसमें जो भी तब्दीलियां हैं, जो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, वो जरूर किए जाएंगे। उसका एक सेपरेट नोटिफिकेशन 15 तारीख के बाद निर्गमित
चलिए तो अगली खबर के रुख करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र ने कुछ महीने पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू किया होता तो उनमें से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने केंद्र से कहा कि जब सीनियर सिटीजन्स टीकाकरण कराने के लिए टीकाकरण केंद्रों में जाने में असमर्थ हैं, तो इस अभियान को सक्रिय रूप से शुरू नहीं किया जाना चाहिए था। पीठ 2 वकीलों घृत कपाड़िया और कुणाल तिवारी की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर घर टीकाकरण की सुविधा की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को दोहराया, जिसमें उसने केंद्र से डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू नहीं करने के अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते हो गए हैं और सरकार को अभी हमारे फैसले की सूचना नहीं है। सरकार को एक या दूसरे तरीके से फैसला लेना चाहिए था। कई विदेशी देशों ने पहले ही डोर टू डोर टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया था। जस्टिस कुलकर्णी ने कहा कि भारत में हम कई चीजें देर से करते हैं और चीजें हमारे देश में बहुत धीमी गति से चलती आ रही हैं। कोरोना की बढ़ती समस्या के बीच देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्य वैक्सीनेशन को रोकने पर मजबूर हो गए हैं, तो वहीं राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तकरार भी जारी है। इस महासंकट के बीच सबसे अधिक परेशानी आम लोगों को हो रही है, जो घंटों तक पहले कोविन ऐप पर अपने स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि नंबर आने पर भी टीका नहीं लगवा पा रहे। वैक्सीनेशन को लेकर देश में क्या हालात है, इसका अंदाजा राजधानी दिल्ली से लगाया जा सकता है। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई न होने के बाद कई सेंटर्स पर ताला लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक करीब 100 सेंटर्स पर अब टीका नहीं लग पाएगा। बीते दिन राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि कोवैक्सीन ने केंद्र के दबाव में वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दिल्ली वालों को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी हालात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक ने अब 18+ सभी युवा आबादी के लिए टीकाकरण को रोक दिया है, क्योंकि राज्य के पास वैक्सीन की कमी है। महाराष्ट्र का कहना है कि कोवैक्सीन की सप्लाई ना होने की वजह से 18+ वालों का टीकाकरण रोका जा रहा है, ताकि 45+ वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा सके। वहीं कर्नाटक ने भी यही तर्क दिया है। लगातार 2 दिन तक कम मामले आने के बाद बुधवार को कोरोना संक्रमण के मामलों ने दोबारा से 3.5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4000 के ऊपर बरकरार रहा। बता दें कि बुधवार को देश में कुल 3,62,720 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,136 लोगों की मौत हो गई है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना संक्रमण मामले में लगातार तीसरे दिन वैश्विक रूप से भारत का योगदान सबसे अधिक रहा है। 10 मई से भारत में आए संक्रमण के मामले दुनिया के कुल मामलों का 50% रहे हैं। इसका अर्थ है कि दुनिया में आए कुल मामलों के मुकाबले भारत में सामने आ रहे मामले अधिक हैं। साथ ही पिछले 3 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया में हो रही कुल मौतों में से 1/3 भारत में हो रही है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा समय में कुल संक्रमण और मौतों के मामले में भारत सबसे ऊपर है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में मामले करीब 5 गुना अधिक हैं। संक्रमण के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर है और बीते 24 घंटे में यहां कुल 25,200 मामले सामने आए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जहां 22,261 केस दर्ज किए गए हैं। फ्रांस और ईरान में करीब 18,000 मामले सामने आए हैं। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए। वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी।
ब्रेक के बाद अगली कुछ अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। भारत में मिला कोरोना वायरस का स्वरूप पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बात की चेतावनी भी दी है। पिछले साल सबसे पहले भारत में पहचाने गए कोरोना वायरस के B.1.617 स्वरूप को चिंताजनक घोषित करते हुए WHO ने कहा कि वायरस का ये बेहद घातक संस्करण अब तक दुनिया के 44 देशों तक पहुंच चुका है। WHO लगातार ये आंकलन करता है कि स्थानांतरण और गंभीरता के लिहाज से सोर्स CoV-2 के स्वरूपों में क्या बदलाव आए हैं या इस कारण सरकारों को और आगे जन स्वास्थ्य और सामाजिक मानकों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक स्वास्थ्य संस्था ने मंगलवार को साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि GIZ की तरफ से 11 मई तक कोविड वायरस के 4,500 क्रम अपलोड किए गए हैं और इसमें B.1.617 स्वरूप की उपस्थिति 44 देशों के लोगों के सैंपल में मिली है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये 44 देश WHO के सभी 6 क्षेत्र में से आते हैं, यानी वायरस का ये भारतीय स्वरूप विश्व के सभी कोनों तक पहुंच चुका है। देश में कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता को रिव्यू किया गया है। मीटिंग में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बावजूद कई लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की शिकायतें आ रही हैं। इस पर भी चर्चा की गई है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई कि सरकार कोरोना के साथ म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवाओं की सप्लाई को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मीटिंग में मौजूद मंत्रियों ने बताया कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर लगातार हैं। इसके अलावा पीएम को दवाओं के कच्चे माल के मौजूद प्रोडक्शन और स्टॉक के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की जानकारी भी दी गई कि राज्यों को सभी जरूरी दवाओं की सप्लाई की जा रही है। साथ ही रेमडेसिविर जैसी दवाओं का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फार्मा सेक्टर और सरकार को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे। वो यहां लगातार 3 घंटे का वक्त गुजारेंगे, जिसमें 1.5 घंटे तक वो कोरोना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मंडलीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वो लगभग सुबह 11 बजे के बाद JN कॉलेज के सभागार में AMU VC प्रोफेसर तारिक मसूर, JN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद सिद्दीकी, CMS CMO के साथ AMU में नए कोरोना स्ट्रेन पर चर्चा करेंगे। इस दौरान अलीगढ़ मंडल के IG दीपक कुमार, SSP कलानिधि, DM चंद्रभूषण सिंह, AD हेल्थ और CMO BP सिंह कल्याणी के साथ बैठक होगी। इस बैठक के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ मंडल के दूसरे जिलों के DM, SSP और CMO से वर्चुअल बैठक करेंगे, जिससे वहां के हालात का जायजा भी लिया जा सकेगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 1 से 1:30 बजे तक कहीं भी किसी भी अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। इस निरीक्षण के लिए मलखान सिंह जिला अस्पताल और पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में तैयारियां की जा रही हैं। दीनदयाल जिले में कोविड डेडिकेटेड सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण किया जाएगा। यूपी में अब स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों का टीकाकरण होगा। इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने केवल यूपी वालों को वैक्सीनेशन लगाने का आदेश दिया था। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया था कि बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके चलते यूपी के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। NHM डायरेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए वैक्सीन खरीदी है और राज्य सरकार ने खुद ही अपने पैसों से वैक्सीन को ऑर्डर किया है और इसे मंगवाया गया है। इसलिए सिर्फ राज्य के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो यूपी का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर सिमर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੋਖਨਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। जगत में ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। वाहेगुरु चलिए तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने गांवों में भी पैर जमाना शुरू कर दिया है। गांवों में न सिर्फ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बल्कि कई लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इस बीच अब नदी में ही कोरोना मृतक के शवों को प्रवाहित करने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वजह से गांव के लोग तो सकते में है ही, प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पर रुंझ नदी में एक साथ कई शव तैरते दिखे हैं। गांव के लोगों को शक है कि कोरोना से मरे मरीजों के शव को नदी में ऐसे ही प्रभावित किया जा चुका है। गांव में खौफ का माहौल इस समय है और कोई भी नदी के पास जाने से कतरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 3 से 4 दिन से वो शवों को देख रहे हैं। इस बारे में पंचायत को भी बताया गया था, लेकिन कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ है। एक स्थानीय निवासी का कहना है कि 3 से 4 दिन से वो शवों को लगातार देख रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। घटना की शिकायत ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच और जिम्मेदार अधिकारियों से की गई है। बावजूद इसके मामले की किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। शहरों के बजाय अब गांव भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। हरियाणा में पलवल के गांव मित्रोल, औरंगाबाद और दिंगोट में पिछले 2 सप्ताह के अंदर लगभग 600 मौतें कोरोना की वजह से हुई है, जिससे गांवों में हाहाकार मचा हुआ है और सैकड़ों लोग कोरोना और बुखार की चपेट में हैं। बढ़ते मौत के आंकड़ों के चलते प्रशासन ने इन गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। वहीं जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर टीमें जा रही हैं और मरीजों की जांच कर रही हैं। साथ ही जो मरीज संक्रमित पाए जाते हैं उनका उपचार भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और सकारात्मक तरीके से रहने की सलाह भी लोगों को दी जा रही है। बात करूं तो मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन में कम से कम 25 से 30 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें युवा भी हैं और कुछ बुजुर्ग भी हैं। हाँ, क्या वजह लगती है बीमारी जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है? आप बता रहे हैं कि घर में बीमारी, बुखार भी है, लोगों को खांसी जुकाम भी है, तो ये मौत कोरोना से लगती है या फिर कैसे? काफी तादाद में हमारे गांव में ये फीवर का वो चला हुआ है और मेरा मानना है कि जिन्होंने टेस्टिंग कराई है तो उनमें से ज्यादातर केस कोरोना के मिले। तो गांव में तो एक तरह का पब्लिक में यही है कि कोरोना से इनकी ज्यादातर मौतें हो रही है। को लेकर अलग अलग पहलू है पब्लिक हेल्थ के। एक पहलू है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए पहले रेजिस्टेंस थी, जागरूकता में कमी थी और बहुत सी मिथ्याएं थी लोगों में, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, खासतौर से पिछले 1 हफ्ते से लोगों में बहुत जोश है इस बात को लेकर और
हमारे पास में रेगुलर लोगों की डिमांड्स आ रही हैं इसके लिए, और इसीलिए हमारे कैंप्स जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं। और इन कैंप्स के अंदर जैसे कल भी 6500 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, और अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन चलेगी जिले के अंदर तो हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, और यही एक प्रभावी देश में कोरोना की दूसरी लहर से विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। मामले भी 3 लाख से ज्यादा चल रहे हैं और मौतें तो 4000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। इस बीच कुंभ आयोजन के बाद से उत्तराखंड की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में अचानक से संक्रमित मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। अब खबर सामने आई है कि कुंभ गई एक श्रद्धालु कोविड पॉजिटिव निकली है और उसकी वजह से 31 और लोग संक्रमित हो गए हैं। बेंगलुरु की रहने वाली 67 वर्षीय महिला अप्रैल के पहले हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उनके संक्रमित होने के बाद उनकी बहू भी इस वायरस की चपेट में आ गई थी। अब क्योंकि उनकी बहू एक साइकाइट्रिस्ट थी, ऐसे में उनके संपर्क में आए 13 मरीजों को भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ गया था। जब टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो सभी हैरान रह गई, क्योंकि वो 13 मरीज भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अस्पताल के 2 कर्मचारी भी कोरोना का शिकार हुए हैं। कोरोना फैलाने का क्रम यही नहीं रुका, उस वायरस ने 67 वर्षीय महिला के घर में भी सेंधमारी की और देखते ही देखते 18 सदस्य पॉजिटिव निकल गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी प्रशासन सख्ती और सावधानी बरत रहा है, जिसके चलते प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए कोविड केयर सेंटर, टीकाकरण और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहीं मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कोविड-19 समर्पित L2 चिकित्सालय वृंदावन का निरीक्षण किया, जिसकी क्षमता 50 बेड ऑक्सीजन युक्त है, जिसमें से 30 बेड तैयार हो गए हैं और शेष बेडों को शीघ्र ही संचालित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कोविड-19 अस्पताल से वृंदावन वासियों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में 9 अस्पतालों में लगभग 1500 बेड है, जिनकी उपलब्धता की स्थिति की जानकारी मथुरा की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वृंदावन की शुरुआत जल्द ही यहाँ पर होने वाली है, एक L2 कोविड हॉस्पिटल के रूप में। ये एक CHC है जिसमें सिविल सोसाइटी के माध्यम से हमारे जो यहाँ पर उद्यमी हैं, बहुत प्रतिष्ठित उद्यमी हैं, नारायण दास अग्रवाल जी, RK अग्रवाल जी, उनके सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की भी शुरुआत की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो है वो समस्त 50 बेड्स पर यहाँ पर लगाई गई है। तो ये CHC वृंदावन जो है ये एक अच्छा हॉस्पिटल हमारे जो मथुरा के मरीज़ हैं उनका इलाज करने के लिए साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कोविड की सेकंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है सब जगह पर, और ऐसे समय में सिविल सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर नारायण दास अग्रवाल जी और RK अग्रवाल जी का, इस हॉस्पिटल को चालू करने में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत की है, वो निश्चय ही बहुत मददगार रहेगी मथुरा के लोगों के लिए। और ये हॉस्पिटल एक अच्छा उदाहरण मथुरा में पेश करेगा। और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बात पटना की करेंगे, जहां पर कोरोना महामारी के समय में प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन गांवों में मजदूरी नहीं मिलने से ये लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में काम भी खत्म हो गया है, ऐसे में मजदूरों को काम मिलना भी बंद हो गया है। अब ऐसे मजदूर काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में स्थानीय और बिहार के मजदूर काम करते हैं, जिसमें लेबर के साथ साथ ऐसे मजदूर भी हैं जो कई अन्य काम करते हैं। क्या करे सर, बहुत परेशानी है, कैसे करके बहुत अच्छी बड़ी दिक्कत है। चल नहीं, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं। तो कैसे घर द्वार कैसे चलता है? क्या करें, जो रखल पैसा था वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया हम लोग के चला। खाना पीना कैसे चलता है? क्या करें, वो देखिए वो ठेला वाला हुआ है, वो इधर है, रिक्शा वाला इन्हें मिला तो नहीं खाया तो भूखल पहले देता था, गरीब आदमी खिलाता था, मगर वो नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था। तो कैसे आप लोग रहते हैं? हाँ, कैसे आप लोग रहते हैं? आप लोग कैसे रहते थे? कैसे क्या करें, नमक की रोटी खा कर रह जाते तो क्या कहते, कभी कभी भूखले रह जाते थे। सरकार को कुछ नहीं, कुछ देखने वाला नहीं। परेशानी
तो हम बहुत देश भर में बुधवार को नर्सिंग दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर लोगों की सेवा करने वाली नर्सों ने सिविल अस्पताल देवीदासपुर में केक काटकर नर्सिंग डे मनाया। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतना ने नर्सों का सम्मान भी किया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਨ ਕੋਵਿਡ ਏਰੀਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ बहुत बधाई देनी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यूपी के मुरादाबाद के अपेक्स कोविड अस्पताल में नर्स दिवस के मौके पर नर्सों का ताली बजाकर और फूल बरसाकर स्वागत किया गया। अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर लीना मल्होत्रा का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ ही हमारे अस्पताल की ताकत है, जिनकी मदद से हम कोविड महामारी में मरीजों को संभाल पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए स्वस्थ हैं, इसलिए ऊपर वाले ने हमें स्वस्थ रखा जिससे कि हम इन लोगों की सेवा कर सकें और ये सेवा करके हमें बहुत खुशी हो रही है। यही कि आप सब नर्सेस को एक टाइम मिला है जिसपे आप इन लोगों की सेवा करके इनसे कुछ दुआएं और कुछ अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं मिल सकता लोगों की सेवा करके। इस टाइम 12 मई नर्सिंग डे ये स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं वही मेन हमारी स्ट्रेंथ है हॉस्पिटल की। यही लोग हैं जो मेनली हमारे कोविड पेशेंट्स को केटर कर रहे हैं। ये इनकी डेडिकेशन और इनकी सिंसियरिटी है जिसके कारण हम ये अभी इस समय आज के दिन हम स्पेशली अपने हॉस्पिटल में जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, NS स्टाफ इंचार्जेस हैं, इन सब के लिए एक स्पेशली हमने एक अप्रिसिएशन मीटिंग। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप जुड़े रहिए NP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन से चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।